दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो विद शर्मा जी। इसके पूर्व के दो कार्यक्रम में हम मेष लग्न और वृष लग्न के विषय में बात किए हैं। आज हम मिथुन लग्न वालों के विषय में बात करेंगे। मिथुन लग्न के लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, यह दिखते कैसे हैं, कौन से ग्रह हैं जो इनके लिए योग कारक हैं, कौन से ग्रह हैं जो इनके लिए अकारक हैं। ठीक है, देखिए मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव। इस लग्न को समझने के पहले हमें बुध देव को समझना होगा। बुध देव आखिर हैं कौन? अत्रि ऋषि के पुत्र हुए चंद्रदेव। चंद्रदेव एक बार देव गुरु बृहस्पति की पत्नी मां तारा का अपहरण करके ले आए, जिससे देवासुर संग्राम हो गया। बाद में ब्रह्मा जी को बीच बचाव करना पड़ा और फिर ब्रह्मा जी बीच बचाव करके मां तारा को बृहस्पति देव को वापस करवाए। जब मां तारा बृहस्पति देव के साथ वापस गई तो बृहस्पति देव को समझ में आया कि मां तारा तो गर्भ से हैं, तो बृहस्पति देव उन्हें गर्भ स्त्राव करने का निर्देश दिए। जब मां तारा गर्भ स्त्राव की तो उस सुनहले अंडे से एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। अब उस सुंदरता को देख के चंद्र और गुरु दोनों के दोनों आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि यह चंद्रदेव का बच्चा है कि गुरुदेव का बच्चा है, बृहस्पति देव का बच्चा है। मां तारा से पूछा गया, लेकिन वो लज्जावश कुछ भी नहीं बोल पाई। बालक बहुत चतुर था, वह अपने मां को वास्तविकता बताने के लिए मजबूर किया और उसी समय वहां पर ब्रह्मदेव भी उपस्थित थे। उतने छोटे बालक के तर्क को देखते हुए ब्रह्मा जी उन्हें बुद्ध का नाम दिए। उस बालक को बुद्ध का नाम दिया गया और उसी समय ब्रह्मा जी उन्हें बुद्धिदाता का आशीर्वाद दिए। चूंकि चंद्रदेव का रंग सफेद है, गुरु का रंग पीला और मां तारा का रंग लाल, इन तीनों के सम्मिश्रण के कारण ही बुद्ध देव का रंग हरा है। ठीक है, कैसा हरा? दूबी, दुर्वा जो गणेश जी में चढ़ता है उसके जैसा हरा रंग है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर मिथुन लग्न के लोग होते कैसे हैं। देखिए जो बुध देव हैं उन्हें राजकुमार की संज्ञा दी गई है। टीनेजर्स वाला भाव समझने की कोशिश कीजिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल में तोला पल में मासा, अचानक बहुत खुश हो जाना, अचानक बहुत दुखी हो जाना, पहली विशेषता। चूंकि बुध देव बुद्धि के कारक हैं तो वाद विवाद करने की क्षमता, किसी चीज को समझने की क्षमता इन्हें गॉड गिफ्टेड होती है, विरासत में मिली हुई होती है। टीनेजर्स कैसे होते हैं? मानसिकता बहुत ज्यादा चंचल होता है, यह एक खूबी होती है। चूंकि बुध देव का लग्न है इसलिए पढ़ने लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ठीक है, अच्छा टीनेजर्स के साथ एक और बहुत बड़ी चीज, इसको आप अच्छे परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं और गंदे परिप्रेक्ष्य में भी। यदि उनकी संगति अच्छी होगी तो वह सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, वह बहुत ऊंचे जगह तक जाते हैं। और यदि उनकी संगत गंदी हो गई तो तुरंत जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसी चीजें जो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के रिगार्डिंग से सही नहीं है, वह सब कृत्य उनके द्वारा किया जाता है। यह सब उनके अंदर दोष है। टीनेजर्स कैसे होते हैं? चाल गति उनकी तेज होती है, चंचलताएं होती हैं, ऊंचे लंबे सुंदर, यह सब उनके गुण होते हैं। इन सब चीजों का सम्मिश्रण आपको दिखाई देगा मिथुन लग्न वालों के ऊपर में। ठीक है, चलिए अब हम यह देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मिथुन लग्न के लिए कारक हैं और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, जो कुंडली
3 नंबर से चालू होती है उसे हम कहते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। क्यों? क्योंकि जो तीसरी राशि होती है वह मिथुन कहलाती है। ठीक है, तो जो भी कुंडली 3 नंबर से चालू होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मिथुन लग्न की कुंडली। अच्छा, इसमें भी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एक होता है मिथुन लग्न, एक होता है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको यह बताता हूं। जब कुंडली 3 नंबर से चालू होगी तो वह मिथुन लग्न की कुंडली कहलाएगी हमेशा। और कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, 1 से हो, 5 से हो, 10 से हो। मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि किसी भी भैया कुंडली 7 नंबर से चालू हुई तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जहाँ पर भी 3 नंबर लिखा हुआ आएगा, यदि वहाँ पर चंद्रदेव बैठेंगे तो हम उसे राशि कहते हैं। चंद्रदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ उसे हम क्या कहते हैं? राशि। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है और चंद्रदेव यहाँ पर बैठ गए तो हम क्या बोलेंगे? यह मिथुन राशि का जातक है। कुंडली कितने नंबर से चालू हुई? 7 नंबर से। समझिए, कुंडली कितने नंबर, चलिए मैं इसी में उदाहरण देता हूं। यह कुंडली कितने नंबर से चालू हुई? 3 नंबर से। तो हम क्या बोलेंगे? 3 नंबर मतलब मिथुन। यह जातक मिथुन लग्न का जातक है। ठीक है, अब यदि चंद्रदेव, इसमें नवोग्रह कहीं ना कहीं पर बैठेंगे। यदि चंद्रदेव मान लो 5 नंबर में आके बैठ गए तो 5 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? सिंह। तो हम बोलेंगे जातक मिथुन लग्न का है लेकिन उसकी राशि सिंह है। चंद्रदेव जहां बैठते हैं वह राशि कहलाता है। 2 मिनट के लिए मान लेता हूं ये कुंडली 3 नंबर से चालू हुई और चंद्रदेव यहां 7 नंबर में आके बैठे तो हम क्या बोलेंगे? चूंकि कुंडली 3 नंबर से चालू हो रही है इसलिए लग्न क्या कहलाएगा? मिथुन। जिस नंबर से चालू होता है कुंडली वो उसका लग्न कहलाता है। किस लग्न की कुंडली है ये? मिथुन लग्न की। 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि चंद्रदेव यहां पर आके बैठ गए जहां 7 नंबर लिखा है। तो 7 नंबर मतलब क्या होता है? तुला। तो हम क्या बोलेंगे? जातक जो है वह मिथुन लग्न का है लेकिन उसकी राशि क्या है? तुला राशि। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कुंडली 3 नंबर से ही चालू हुई लेकिन चंद्रदेव यहां पर आके बैठ गए जहां पर 12 नंबर लिखा है। तो हम क्या बोलेंगे? जातक, चूंकि कुंडली 3 नंबर से चालू हो रही है, 3 मतलब मिथुन होता है, तो यह कुंडली कौन सी कुंडली कौन से लग्न की कुंडली है? मिथुन लग्न की कुंडली है। लेकिन इसकी राशि क्या है? 12। 12 मतलब मीन। ठीक है, हम बोलेंगे यह जातक मिथुन लग्न में पैदा हुआ और इसकी राशि क्या है? मीन है। ठीक है, लग्न और राशि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है यह समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं लग्नेश के ऊपर। लग्नेश 3 नंबर मतलब मिथुन। मिथुन के मालिक होते हैं बुध देव। तो बुध देव सबसे पहले कारक हो गए। क्यों? लग्नेश जो होता है वह हमेशा हमेशा कारक ही होता है। नंबर 1। नंबर 2, बुध देव को जो दूसरा स्थान मिला है 6 नंबर मतलब होता है कन्या राशि और कन्या राशि के भी मालिक कौन है? बुध देव ही हैं। ठीक है, तो बुध देव को एक तो लग्न का स्थान मिला है, तन का स्थान। दूसरा 6 नंबर कहाँ लिखा है? चौथे भाव में। चौथा भाव किस चीज का भाव होता है? सुख का भाव होता है। ठीक है, तो सुख के भी मालिक बुध देव हैं और तन के भी मालिक, दोनों के दोनों केंद्र का घर मिला हुआ है बुध देव को। बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो बुध देव सबसे पहले इसमें क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अगले भाव में। 1 नंबर भाव के बाद 2 नंबर भाव। 2 नंबर भाव में कितना लिखा है? 4 नंबर। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। चंद्र और बुध नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं है। ठीक है, तो चंद्रदेव को हम कहाँ ले लेंगे? अकारक में। देखिए, हम जब मेष लग्न के विषय में बात कर रहे थे तो हम एक बात किए थे कि यह जो 7वां घर है यह 8वें से 12वां है। देखिए, यह जो समझिए थोड़ा सा, यह जो कुंडली है इसमें जो 12वां भाव होता है, यदि मैं यहाँ से गिनूं 1 2 3 4 तो यह भाव जो है वो 12वां भाव है। 12वां भाव किस चीज का भाव होता है? व्यय का भाव होता है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है। और इस कुंडली में आयु को हम देखते हैं अष्टम भाव से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह जो भाव है जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है यह कुंडली का 8वां भाव है। 8वां भाव किस चीज का भाव है?
आयु का भाव है। ठीक है, तो अब यहां से यदि मैं 12वां गिनूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे 12वां यह हुआ। जिस प्रकार से लग्न से 12वां लग्न का व्यय था, उसी प्रकार से 8वें से 12वां इस आयु का व्यय होगा, इसलिए यह मृत्यु का भी घर है। यह आयु है और यह आयु से 12वां भाव है, तो यह आयु के व्यय को दिखाता है। तो यह कौन सा भाव हो गया? मृत्यु का भाव हो गया, नंबर 1। नंबर 2, 8वें से 8वां भी आयु का भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें से 8वां है, यह भी आयु का भाव है। और इससे 12वां भाव यह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह इस दूसरा, ये आयु का भाव है और यह आयु का भाव है, और इस आयु के भाव से यह 12वां है, तो यह भी मृत्यु का भाव हुआ, यह भी मृत्यु का भाव हुआ। तो यह यदि लग्नेश का अति मित्र नहीं है तो हम उसे हमेशा अकारक में ही लेंगे। ठीक है, सप्तम भाव और दूसरा भाव, यह दो ऐसा जगह है, यदि वहां के स्वामी ग्रह, यहाँ जो भी राशि आई है, यदि इसके स्वामी ग्रह लग्नेश के नैसर्गिक अति मित्र नहीं है तो हम उसे अकारक में लेंगे, कारक में नहीं लेंगे। ठीक है, भले यह केंद्र का घर है फिर भी यह अकारक जाएगा यदि यह लग्नेश का अति मित्र नहीं हुआ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, अतिरिक्त मेहनत का भाव है, उपचय स्थान है, लग्नेश के अति मित्र भी नहीं है। 5 नंबर मतलब हो गया सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव लग्नेश के अति मित्र भी नहीं है, तो इन चारों एंगल के अकॉर्डिंग सूर्यदेव क्या हुए? अकारक हुए। ठीक है, चलिए इस भाव के ऊपर हम पहले से बात कर चुके थे। 3 और 6 दोनों बुध देव की ही राशियां हैं, एक है मिथुन राशि, एक है कन्या राशि। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना नंबर लिखा है? 7 नंबर। 7 नंबर मतलब कौन सी राशि हो गई? तुला राशि। तुला राशि के स्वामी ग्रह कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्र और बुध, लग्नेश बुध और शुक्र दोनों के दोनों आपस में नैसर्गिक अति मित्र हैं। शुक्राचार्य जी तो उनके गुरु हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपस में अति मित्र हो गए, इसलिए शुक्रदेव कारक हो गए। नंबर 2, जब भी त्रिकोण का घर मिलेगा, मैं इसके पहले भी दोनों कार्यक्रम में मेष और वृष लग्न के भी कार्यक्रम में इस चीज को बार बार रिपीट किया था कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा लग्नेश के मित्र होंगे ही और वह योग कारक होंगे ही। ठीक है, तो एक तो त्रिकोण का घर मिला इसलिए योग कारक। नंबर 2, शुक्रदेव लग्नेश बुध के अति मित्र हैं इसलिए योग कारक। अच्छा, शुक्र देव को एक राशि जो है 12वें घर का मिला हुआ है। 6 8 और 12 यह 3 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन चूंकि शुक्र देव को एक भाव त्रिकोण का मिला हुआ है इसलिए इन्हें द्वादशेष होने का दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो शुक्र देव क्या होगा? यहाँ पर योग कारक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए। 6वें भाव में क्या लिखा है? 8 नंबर। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मतलब मंगल देव। मंगल और बुध दोनों नैसर्गिक आपस में मित्र नहीं है इसलिए अकारक हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, 6 8 और 12 के स्वामी योग कारक नहीं होते हैं। दूसरा चीज, मंगल देव को एक गंधक भाव मिला। नंबर 3, मंगल देव की एक और राशि है जो मेष राशि है, सबसे पहली राशि। तो देखिए मंगल देव ये जो वृष राशि है यह भी उपचय स्थान में है। 3 6 और 11 को उपचय कहते हैं। उपचय स्थान को भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 6वें भाव के स्वामी मंगल देव इसलिए भी अकारक हैं। 11वें भाव के मालिक हैं इसलिए अकारक हैं। लग्नेश के अति मित्र नहीं है इसलिए अकारक है। 3 कारण। तो हम मंगल देव को कहाँ ले लेते हैं? अकारक वाली स्थिति में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 7वां भाव। 7वां भाव है गुरुदेव का भाव, बृहस्पति देव का भाव। नंबर 1 बुध देव इन्हें केंद्र का भाव दिए। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहाँ पर एक योग के विषय में भी आपको बताना चाह रहा हूँ। बुध यहाँ पर
बुध देव जो हैं बृहस्पति देव को 2 केंद्र का घर दिए हैं। यह भी केंद्र का घर है और यह भी केंद्र का घर है। 9 नंबर मतलब धनु राशि, इसके भी स्वामी बृहस्पति देव हैं। और 12 नंबर मतलब मीन राशि और इसके भी स्वामी बृहस्पति देव ही हैं। बृहस्पति देव को 2 केंद्र का घर मिला है। ठीक है, अब है क्या, चूंकि ये दोनों आपस में अति मित्र नहीं है, इसलिए यहां गुरु को जब 2 केंद्र का भाव मिला तो यहां एक गुरु के ऊपर दोष लागू हो गया। क्या दोष? केंद्राधिपति दोष। अपोजिट ग्रुप के व्यक्ति को, अपोजिट ग्रुप के ग्रह को विरुद्ध समूह के ग्रह को केंद्र का 2 स्थान मिल जाना, इसलिए गुरु को यहां पर एक दोष लग गया। क्या दोष लगा? केंद्राधिपति दोष। केंद्र में एक से अधिक भाव मिला गुरु को, तो गुरु को यहां पर केंद्राधिपति दोष लग गया। नंबर 2 जो 7वां भाव होता है वह मारक स्थान भी होता है, इसलिए गुरु जो है वह अकारक में आएंगे। अब हम आ जाते हैं अगले भाव में। 7 के बाद ये 8वां भाव। 8वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है? 10 नंबर। 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि मतलब शनिदेव। मकर राशि के मालिक है शनिदेव। नंबर 1 8वां भाव मिला, इसलिए शनिदेव यहाँ पर अकारक हो गए। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र हैं, इसलिए कारक भी हो गए। 8वां भाव मिला इसलिए अकारक हो गए, लेकिन लग्नेश के अति मित्र हैं इसलिए कारक भी हो गए। अब शनि जो की जो दूसरी राशि है उसके अनुसार हम समझेंगे कि वस्तुतः यह शनिदेव यहाँ पर कारक हैं या अकारक हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरी राशि जो है उनकी कुंभ राशि, वह त्रिकोण में है। त्रिकोण के स्वामी को चाहे दूसरा कोई सा भी घर मिले, वह हमेशा कारक ही होते हैं। तो शनिदेव एक तो लग्नेश के अति मित्र हैं, पहला रीजन। नंबर 2 एक त्रिकोण का घर मिला। 2 कारण है पक्ष में और एक कारण विपक्ष में है। कौन सा? कि अष्टम भाव के मालिक है। तो 2 चीज पक्ष में है, तो फाइनली वो क्या हुए? कारक हुए। ठीक है, तो शनिदेव को हम यहां पर कारक में ले लेते हैं। ये हो गया। फिर इस भाव को हम देख चुके हैं गुरु के साथ में या मंगल देव का है या शुक्र देव का है। बाकी 3 भाव के विषय में हम पहले से ही बात कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। तो इस प्रकार से बुध, शुक्र, शनि 3 ऐसे ग्रह हैं जो कारक हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल, गुरु 4 ऐसे ग्रह हैं जो अकारक हैं। ठीक है, हालांकि गुरु काफ़ी हद तक 1-2 ऐसी परिस्थितियां होती हैं, यदि उच्च के हो जाएं, स्वराशिस्थ हो जाएं, तो वह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी देते हैं। ऐसी भी कुछ स्थितियां हैं जिसके विषय में जब हम प्रैक्टिकली जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे उस समय मैं और वृहद चर्चा करूंगा। चलिए ठीक है, फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं उनके लिए बुधवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, और बुधवार के दिन के स्वामी हैं गणेश जी। ठीक है, आप हर बुधवार को कम से कम हफ्ते में 1 दिन, 7 दिन जाएं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं कोई डाउट वाला विषय ही नहीं है। लेकिन कम से कम 1 दिन बुधवार को आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी के दर्शन अवश्य करें। मंदिर जाने में असुविधा होती है, ऑफिस का, दुकान का थोड़ा सा दबाव होगा आपके ऊपर, तो घर में ही ओम गंग गणपते नामक आप कम से कम 1 माला रोज जाप कर लें। यह जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर हम जो चौथा लग्न है हमारा कर्क लग्न, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, उस विषय के ऊपर मैं फिर एक आपके सामने वीडियो बनाकर हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।